नमस्कार दोस्तों, है ना। आप सभी का पॉलिटी के लेक्चर 11 में स्वागत है। इससे पहले के 10 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं और अभी हमारी लगातार सीरीज चल रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, है ना। हमने ऑलरेडी उनके ऊपर 12 आर्टिकल डिस्कस कर लिए। अब उनसे जुड़े हुए और भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जैसे आज की लेक्चर में हम उन पर बात करने वाले हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में, है ना। फिर इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे हम इस पर व्यवस्थापिका, उनकी जो शक्ति होती है उसके बारे में। क्लियर है। तो आज सिर्फ कार्यपालिका। उससे पहले दोस्तों मैंने एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है ना। लेक्चर के एंड में अगर आप ये क्वेश्चन अभी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। ये देखिए इस तरह का ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा। पहले आप पढ़ लो इसको और आप इसे अच्छे से एक बार सॉल्व कर लो और उसके बाद ही वीडियो में आगे जाइएगा, है ना। और वीडियो के एंड तक में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, मैं खुद ही दे दूंगा आपको, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ एक बार इसे आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें लिखा है, क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि कौन कौन से आर्टिकल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को स्पष्ट करते हैं, है ना। अब आर्टिकल 74 करता है कि 75 करता है कि 76 करता है कि 78 करता है। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ पता होगी, है ना। और फिर देखिए जरा नीचे ऑप्शंस पूछे गए हैं। ऑप्शंस उन्होंने ये कहा कि भैया ए, क्या पहला और दूसरा दोनों ही करते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध को स्पष्ट, या फिर पहला दूसरा और तीसरा करते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी दिया है पहला दूसरा और चौथा करते हैं, या फिर ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे के सारे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ले लेते हैं एक हल्का सा रिवीजन, है ना। तो ये रहा, देखिए। तो हमने अब तक की क्लास में राष्ट्रपति का पद देखा कि वो भारत के एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 कहता है। अब अगर राष्ट्रपति होगा तो उसकी क्वालिफिकेशन योग्यताएं कुछ होनी चाहिए, तो वो हमने देखा 58। और हमने से बहुत सारी चीज़ देखी कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, 35 साल उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मूल निवासी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, वो प्रॉपर बिल्कुल नागरिक होना चाहिए, बताया था मैंने। प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी आपने देखा था। और प्रॉफिट का पद किसे नहीं कहते हैं दोस्तों, राज्यपाल के पद को, है ना, राष्ट्रपति के पद को, और जितने भी हैं हमारे मंत्री वगैरह वो सारे के सारे। हाँ, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की काबिलियत रखना चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये सब आपने देख लिया था वहाँ पे, ये क्वालिफिकेशंस थी उसकी। फिर अपन ने देखा कि भैया होगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ ठीक है। अब चुनेगा कौन? फिर चुनने के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक, जो चुनाव करवाता है वो है चुनाव आयोग, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 324 में। दूसरे जो चुनाव करते हैं वो होते हैं निर्वाचक मंडल, और ये लिखा आर्टिकल 54 में। ये बात क्लियर है। अब ये चुनाव करवाते हैं, ये चुनाव करते हैं। अब चुनाव, ये तो निर्वाचक मंडल है, तो इसमें कौन कौन लोग आते होंगे? मैंने आपसे कहा था कि निर्वाचित सदस्य आते हैं, है ना। जितने भी एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा के, निर्वाचित सिर्फ, है ना, मनोनीत व्यक्ति इसमें कहीं नहीं आते हैं। राज्यों की विधानसभाओं से भी सिर्फ निर्वाचित लोग ही निर्वाचक मंडल में आते हैं, क्योंकि नाम ही है निर्वाचक मंडल, दिख रहा है आपको। तो इसमें सारे के सारे निर्वाचित लोग ही रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। मनोनीत इसमें नहीं आते हैं, ये बात क्लियर होगी। लेकिन मैंने वहीं बताया था, मनोनीत चुनाव करने में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, यानी उनको हटाने की प्रक्रिया होती है, तो ये मनोनीत उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि राज्यों की विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य थे वो चुनाव करने में तो भाग लेते हैं, है ना, लेकिन बिल्कुल मनोनीत का उल्टा। मनोनीत जहाँ चुनाव करने में भाग नहीं ले रहे थे, वहाँ उन्हें हटाने में भाग ले रहे थे। और जहाँ पे राज्यों के जितने भी निर्वाचित सदस्य थे विधानसभाओं के, वो इन्हें चुनाव करने में भाग लेते हैं, लेकिन इन्हें महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। इन दोनों में ही कॉमन कौन रहता है, निर्वाचक में और महाभियोग में? ये रहते हैं एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के। ये कभी नहीं हटते, ये ज़रूर रहेंगे उसमें। क्लियर है आपको। और मैंने आपको ये भी तक बताया था कि भाई जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किसी भी कंडीशन में होता है, चाहे कोई राज्यसभा भंग क्यों ना हो जाए, है ना। चाहे 28 के 28 राज्य जो अभी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के हटने के बाद, क्योंकि पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर हट गया तो हमारे पास 28 है। तो अब जितने भी हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी, आपको मालूम है 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अभी तक भाग लेते थे हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। अब नया गठन हुआ है, तब देखते हैं क्या है। तो मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि पूरी राज्यसभाएं पूरे विधानमंडल भंग हो जाए, पूरे 28 के 28 राज्य के, पूरी लोकसभा भी लोग भंग हो जाए, तो राज्यसभा अकेले ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कर देगा। ये बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि ये स्थायी सदन होता है, आपको मालूम है, ये कभी भंग नहीं हो सकता है ना। कहने का मतलब ये था कि राष्ट्रपति का जो है चुनाव किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता, वो पद कभी खाली नहीं हो सकता, ये आपने देखा। ठीक है भैया, तो निर्वाचक मंडल बन गया। तो भाई अब निर्वाचन फिर करना कैसे होता, कोई पद्धति होगी, तो उसी पद्धति को डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 55 में। एकल संक्रमणीय से होता है, आपको मालूम है इसमें, है ना। लगातार हम एक इंसान को वोट नहीं देते, जितने भी लोग खड़े होते हैं उनको प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दी जाती है, इसीलिए संस्क्रमण यानी कि हस्तांतरित कहते हैं कि ए को नहीं प्रेफरेंस है तो बी को दे रहा हूँ, बी को नहीं तो सी को दे रहा हूँ, सी को नहीं तो डी को। यानी मैं चाहता हूँ कि अगर ये ए नहीं बना तो बी बन जाए, बी नहीं बना तो सी बन जाए, सी नहीं बना तो डी बन जाए, ऐसे करते करते सब देते हैं, ठीक है। फिर आपने बाकी पूरी चीज़ें वहाँ पे देखी हुई हैं, नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है वहाँ पे आपको,
ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इस चुनाव में अगर किसी को लगता है कि धांधली हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इसके खिलाफ, और मामला ये आर्टिकल 71 कहता है आपको, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। उसके बाद उस निर्णय पर दोबारा कोई जो है याचिका दायर नहीं कर सकता है, ये भी आपको मैंने बता दिया वहाँ पे। तो ये हमने पहले पार्ट में देखा था। दूसरे पार्ट में जब हम आए तो हमने आर्टिकल 60 से देखा भैया कि अब जब राष्ट्रपति चलो बन गया है, चुनाव हो गया है, बढ़िया है, तो अब शपथ लेगा, तो आर्टिकल 60 उसकी शपथ दिलवाता है। क्लियर है। फिर मैंने ये भी बताया किसकी शपथ लेता है, संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं। ठीक है, ये आपने देखा वहाँ पर। आर्टिकल 56 है ना। अब बात है, हाँ, अब आता है कि इनका कार्यकाल क्या है। भाई शपथ ले ली तो अब कार्य भी तो करना होगा, तो कार्यकाल आपने देखा 5 साल का होता है। फिर मैंने सब बताया था आपको उस वीडियो में कि 1 से 5 साल तक में अगर इनका 2 साल में निधन हो जाए तो फिर नया चुनाव होता है, और नया चुनाव वाला जो होता है उनको ये नहीं कि अब 3 साल जो बचा पहले वो कंप्लीट करेगा नया राष्ट्रपति, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो जो नया आएगा वो जहाँ से स्टार्ट करेगा वहीं से 1 साल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उसका नया 5 साल स्टार्ट होता है। मतलब शेष के लिए कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनता है। हाँ, लेकिन मृत्यु हो जाने पर 1 से 5 2 साल, अगर 2 साल में किसी की मृत्यु होगी राष्ट्रपति की, तो चुनाव होने में कम से कम, और 6 महीने में चुनाव तो कराने ही पड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि 6 महीने थे तो कोई राष्ट्रपति नहीं रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तब उस स्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभाल लेते हैं, और ये लिखा आर्टिकल 65 में कि, है ना। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं उपराष्ट्रपति, ये बात आपको पता ही है। ठीक है। फिर अब कई लोग पूछ लेते हैं सर एक राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति बन सकता है, तो भैया वो कितनी बार बन सकता है, ये कहता है आर्टिकल 57। बात समझ में आ रही दोस्तों? बढ़िया। तो फिर हमने देखा कि भैया उनके पास कोई विशेष अधिकार है, जैसे कि उन पर आर्टिकल 14 कभी लागू नहीं हो सकता। आर्टिकल 14 जो है ये समानता का अधिकार होता है, भाग 3 में दिया हुआ है ना। और इस आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता, है ना। भाई राष्ट्रपति हैं, वो देश का सर्वोच्च पद है, अगर उनके लिए भी वही कानून है जो एक नॉर्मल आदमी के लिए कानून है, तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा उस राजा में और प्रजा में। तो इसीलिए उनको आर्टिकल 14 में नहीं रखा गया। उनके पास कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। विशेष अधिकार आपको मैंने बताया, जैसे कि न्यायालय कभी भी उनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं कर सकता। आप क्रिमिनल को जो जितने भी क्रिमिनल मामले होते हैं, है ना, आपने देखा है, मैंने बताया क्रिमिनल मामलों के खिलाफ कभी उनके पद पे रहते हुए कभी भी क्रिमिनल मामलों पर उनका कोई जो है मामला दर्ज नहीं होगा, कोई भी प्रक्रिया उन पर चलेगी नहीं। हाँ, सिविल मामले जो होते हैं, जो दीवानी मामले होते हैं, जैसे ज़मीन हड़प लेना, ये सब, तो इनमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, 2 महीने पहले उनको जो है संदेश दे करके उनसे बातचीत बस कर सकते हो, बाकी केस कोई नहीं चल सकता उन पर। ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने आपको वहाँ पर बताया था। फिर अब इतना सारा कुछ हो गया है, मान लो अब भाई अब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, यानी कि उनको हटाने की प्रक्रिया कर दोगे आप। अब हटाया क्यों जा सकता है, उनको क्यों महाभियोग लाया जाएगा भैया, है ना। फिर इसमें भी आपने देखा कि 2 आर्टिकल मैंने बताया था आपको, 56 अगेन, और एक आता है आपका 61। इन दोनों में ही मैंने आपको समझाया बात को कि महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग के बारे में बताया गया। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में उल्लेख मिलता है महाभियोग का। 56 में ये लिखा हुआ है कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा, है ना, रीज़न क्या है, और 61 ये लिखा है कि किस तरह की प्रक्रिया फॉलो होगी, कैसे उन्हें हटाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया के बारे में है, और ये क्यों लाया जाएगा, और क्यों लाया जाता है भैया, संविधान का उल्लंघन एकमात्र हो सकता है ना। राष्ट्रपति को और किसी बात पे आप नहीं पॉइंट आउट कर सकते, जब तक वो संविधान का उल्लंघन ना कर दें, बस तभी आप उनके खिलाफ जो है महाभियोग ला सकते हैं। फिर आपने देखा कि महाभियोग की प्रोसेस के बारे में अपन ने बात करी आर्टिकल 61 में, जो कि महाभियोग है। ऐसा बताया गया कि लोकसभा में भी आप जो है और राज्यसभा में भी जो है आप कहीं पर भी महाभियोग प्रस्ताव जो है वो ला सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि राज्यसभा में ही पहले लाना है कि लोकसभा में पहले लाना है, आप किसी में भी ला सकते हैं। आप चाहें तो पहले लोकसभा में डाल दीजिए, या तो चाहे आप राज्यसभा में डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर रखने से पहले आपको जिस भी सदन में आप रखेंगे, मान लीजिए आप लोकसभा में रखते हैं, तो यहाँ के 1/4 जो सदस्य होंगे वो प्रस्तावक होने चाहिए कि भाई महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आया जाए। और अगर आप राज्यसभा में लगते हैं तो यहाँ के सदन के हिसाब से यहाँ के 1/4 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो प्रस्ताव करें कि हाँ महाभियोग चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब महाभियोग अगर आ गया है, मान लीजिए लोकसभा में ही आ गया है, तो अब इस पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा की जो डेट आप चुनेंगे उससे ठीक 14 दिन पहले आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ये मैंने अच्छे से क्लियर किया था, प्रस्ताव आने से 14 दिन पहले नहीं इन्फॉर्म करना है उनको। जब उस प्रस्ताव को सदन में आ जाए और उस पर जब आप चर्चा करने वाले हो, तो चर्चा करने से 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना है। अब कई लोग पूछते सर इन्फॉर्म करता है, तो भैया देखिए, अगर आप लोकसभा में प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष चर्चा होने से 14 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करेगा। और अगर आप इसे राज्यसभा में रखते हैं तो राज्यसभा में चर्चा होने से पहले राज्यसभा का अध्यक्ष, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर वो 14 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करेंगे चर्चा होने से पहले। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। अब अगर चर्चा हो गई है और आपको लगता है कि नहीं गलत पाया गया है, संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो जिस भी सदन में है उस सदन का, जैसे मान लो लोकसभा में ही है, पाए गए वो दोषी, तो आप 2/3 बहुमत से, है ना, उससे पास कर दीजिए महाभियोग को, तो यहाँ से निकल गया। फिर अगले सदन में जाएगा, अगर लोकसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा से पहले पास हुआ है तो लोकसभा में आएगा।
है ना। दोनों सदन में अलग अलग तरीके से, अब जैसे 2/3 बहुमत से यहाँ पास हो गया तो अब राज्यसभा में जाएगा, तो यहाँ पर भी उनके 2/3 बंदे जब पास कर देंगे तो फिर राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त माना जाएगा। और अगर राज्यसभा इसे रद्द कर देता है, नहीं पास करता है, तो फिर ये महाभियोग जो विधेयक, ये महाभियोग जो है प्रस्ताव यहीं पर रद्द हो जाएगा। इस पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बिठाया जा सकता है। समझ गए दोस्तों आपको? ये सारी बातें अपन ने पिछले लेक्चरों में की थी, है ना। आप चाहें तो और डिटेल में उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के आर्टिकल्स, है ना। आज भी 6 आर्टिकल्स है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कोने कोने में जितने लिखे हैं, मैंने 61 बता दिया, अब 74 बताऊंगा आपको, ये 60, ये तो फिर अपन लास्ट में रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले तो ये तो सवाल था, चलिए ये रहा, है ना। पॉलिटी लेक्चर 11 है आज हमारा, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, आज हम सिर्फ बात करने वाले, जैसे मैंने आपसे कहा, कार्यपालिका की शक्ति के ऊपर। आर्टिकल स्टार्ट होता है सीधे दोस्तों आर्टिकल 53। बहुत इत्मीनान सुनिएगा। संघ सरकार मतलब समझते हैं ना, मोदी सरकार, है ना। जो संघ सरकार मतलब क्या होता है? भारत राज्यों का संघ है ना। ये आपने देखा भी हुआ है, आर्टिकल 1 में मैंने आपको इसी चीज पढ़ाई भी है। भारत राज्यों का संघ है तो संघ सरकार कहते हैं हम, है ना। हमारी जो मोदी सरकार है वो, तो संघ सरकार की जो भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सारी की सारी होती है राष्ट्रपति के पास, है ना। लेकिन दोस्तों ये जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं संघ सरकार की, ये ऐसी नहीं कि अपने मन से इस्तेमाल कर लेंगे। राष्ट्रपति अपने इन पावरों का इस्तेमाल जो है अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा। अब आप जानते हैं मंत्रिपरिषद का मतलब होता है पीएम और उनका पूरा कैबिनेट, है ना, पूरा कैबिनेट, जो कि लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे लोकसभा में जो भी है ना, तो उनके कितने कैबिनेट, किसमें कैबिनेट मंत्री कौन बनेंगे, मतलब 15% होते हैं टोटल सदस्य संख्या का। ठीक है, तो ये अलग बात है दोस्तों, ये थोड़ी देर में देखेंगे। आपको अभी इसमें ये समझाना था मुझे कि 53 आर्टिकल ये कहता है कि जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है संघ सरकार की, वो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सहयोग से कर पाएगा। अब देखिए दोस्तों, लिंक कैसे बिठाना है अगले आर्टिकल में। अब आपने देखा कि मंत्री परिषद का सहयोग होना चाहिए, ये तो इसमें लिख दिया है, तो अब फिर उससे पहले मंत्री परिषद का उल्लेख भी कहीं होना चाहिए, है ना। तो यही बात है, मतलब अब वो आर्टिकल चाहिए मुझे, तो आर्टिकल 74, है ना। चलिए मैं आपको लेके भी चलता हूँ आर्टिकल 74 की तरफ दोस्तों, ये रहा, है ना। ये याद रखिए, अभी आपने क्या पढ़ा कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है उस शक्तियों का उपयोग करेंगे, तो मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। तो आर्टिकल 74 देखिए क्या कहता है कि भैया राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लो बन गई, है ना। 53 में आपने बात कही तो उसका भी तो उल्लेख होना चाहिए जिससे वो सहायता ले रहे हैं, तो मंत्रिपरिषद होगी, ये कह दिया आर्टिकल 74 में। और इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, समझ पा रहे हैं आप। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, ये भी आप समझ चुके हैं, ठीक, ये इसी में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मान लो उन्हें लगे कि मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है वो सही नहीं है, तो वो एक बार, है ना, उसे वापस मंत्रिपरिषद को बोल सकते हैं कि जाइए भैया वापस से इस पर पुनर्विचार करके आइए। तो याद रखिए एक बार वो कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो मैंने आप फिर से रिपीट करता दोस्तों, 53 में हमने पढ़ा कि कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो उसे मंत्रिपरिषद की सहयोग से इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हमने देखा कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख आया है, तो मतलब एक आर्टिकल ऐसा होना चाहिए जिसमें मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया। तो फिर ठीक आर्टिकल 74 पे गया तो उन्होंने तुरंत लिख दिया कि भैया राष्ट्रपति की सहायता के लिए, सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और इनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति एक बार को उनकी सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अब आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, अगला स्टेप चलते हैं। तो पहले मंत्रिपरिषद की बात हुई, तो मंत्रिपरिषद को डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पर उन्होंने एक बात लिख दी कि उसका हेड होना चाहिए प्रधानमंत्री। अब फिर मतलब हमें एक आर्टिकल ऐसा चीज जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया हो भैया, तो भाई 74 के बाद क्या आता है दोस्तों, 75, ये रहा, है ना। और ये देखिए ये 75 यही कहता है कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेंगे और ये प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे पीएम किसे बनाया जाएगा, है ना, किसे बनाया जाएगा पीएम उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अब ये बहुमत दल किसे कहा जाता है, क्योंकि भाई जब बहुमत दल मालूम चलेगा तब तो आपको उसका नेता मालूम चलेगा। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा में टोटल सीटें होती हैं 545, इनमें से 2 को हटा दीजिए क्योंकि 2 तो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो बची 543, है ना। अब आप इसको बांटेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 271, है ना, ये दिख रहा है 271, तो ये कितना हो गया 272, समझ पा रहे हैं आप। डिवाइड नहीं करते बन रहा तो कोई नहीं, यहाँ पे जान दीजिए, आपको समझ जाएंगे जो मैंने आपको कहा, वो मैं आपको डिटेल में समझाना चाह रहा था उसे। तो 2 होगा क्या, देखिए, तो 543 में से 272 सीटें लानी होंगी, है ना। इसका मतलब आधा ही समझ लो, आधे से ज़्यादा समझ लो, है ना, 50% +1 ऐसा समझ लीजिए। इसका 50% से +1 तभी तो जीतेंगे ना एक, नहीं तो कैसे जीतेंगे। तो वो 272 है, तो ये जिसके पास आ जाएगा ना उसी को बहुमत दल कह देंगे।
अच्छा, अब दिक्कत ये आती है, आप कहीं जगह पर पढ़ेंगे सर सारी चीज़ें तो मतलब राष्ट्रपति जो है अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से कर रहे हैं, सब कुछ तो पीएम की सलाह से कर रहे हैं। क्या राष्ट्रपति के पास खुद की पावर नहीं होती है? मतलब स्वविवेक का कुछ नहीं होता है क्या? स्वविवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकते वो? दोस्तों अब स्वविवेक के निर्णय के बारे में बात कर लेते हैं। स्वविवेक की नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा और वो होगी प्रसाद पर्यंत। आपने सबने सुना होगा ये लाइन, प्रसाद पर्यंत। कहाँ सुना है आपने? जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको आर्टिकल 76 के बारे में। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी दिया हुआ है, अटर्नी जनरल दिया हुआ है हमारा, है ना। ये एक तरह से वकील होते हैं इंडिया की तरफ से, है ना। इंडिया मतलब सरकार के लिए ये कह लो आप वकील हैं। सरकार के लिए जब भी कोई मामला दर्ज होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये महान्यायवादी ही जाकर के वहाँ पर लड़ते हैं। ये थोड़ी ना कि हमारे मोदी जी या फिर हमारे कोई सरकार का मेंबर जाके वहाँ पर खड़े हो, नहीं, सरकार की तरफ से ये जो है ये एडवोकेट है उनके, तो ये जाकर के वहाँ पर बातचीत करते हैं, केस लड़ते हैं, ऐसा रहता है महान्यायवादी। तो ये आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। अब मैंने इनका नाम क्यों ले लिया? राष्ट्रपति का मैं स्वविवेक समझाने वाला था और मैंने तुरंत ही बता दिया प्रसाद पर्यंत, और फिर मैं पहुंच के सीधे महान्यायवादी पे। ये इतना लंबा मैंने क्यों कर दिया इस तरह से? देखिए दोस्तों, ये जो महान्यायवादी आप देख रहे हो, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। इसको शपथ भी जो है राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। लेकिन इसके हटाने की भी तो लिखा होगा कि इसको हटाना कितना चाहिए। तो कई जगह आप 6 साल 65 साल ऐसा नहीं है, इसके पास नियम है ना। महान्यायवादी तब तक तब तक पद पर रहता है, मतलब प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहता है। ऐसा लाइन लिखा मिलेगा आपको, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहता है। अब ये प्रसाद पर्यंत तक मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हो जाता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा। तो अब आपको ये लग सकता है सर ये तो मतलब स्वविवेक पावर हुई क्या? नहीं दोस्तों, स्वविवेक बिल्कुल अलग है। स्वविवेक बिल्कुल अलग है और उनका प्रसाद पर्यंत बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ज़रूर है कि जब मैं ये कहता हूँ कि प्रसाद पर्यंत तक कोई पद पर रहेगा, है ना, अगर किसी के में ये लिखा हुआ है तो ऐसा लगेगा कि अच्छा राष्ट्रपति का मन था तो रखा, अब हटा देंगे उसे। नहीं, तो फिर तो ये स्वविवेक ही हो गया। बिल्कुल स्वविवेक नहीं है। दोनों मंत्र कैसे? देखिए दोस्तों, स्वविवेक का मतलब होता है जहां पर मंत्रिपरिषद उनको सलाह देने के लिए नहीं है और वो खुद ही उस काम को कर रहे हैं। लेकिन प्रसाद पर्यंत वो जगह है जहां पर मंत्रिपरिषद जो है वो उन्हें सलाह देती है। यानी कि मंत्रिपरिषद ही कहती है कि भैया इस बंदे को महान्यायवादी बनाया जाए। इस तरह समझ रहे हो आप, है ना। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को सलाह दी मंत्रिपरिषद ने कि भैया इस बंदे को महान्यायवादी बनाओ, तो उन्होंने नियुक्त कर दिया, शपथ दिला दी। अब हटाना है तो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि मंत्रिपरिषद जैसे ही कहेगा कि हटा दीजिए तो राष्ट्रपति सलाह मानते हुए उसे वहां से हटा देंगे। बात समझ आ रही दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं, है ना। इसे कहते हैं प्रसाद पर्यंत। मतलब यहां पर उनका स्वविवेक नहीं है, यहां तो सलाह ली जा रही है, लेकिन जब वो सलाह नहीं लेंगे तो वो स्वविवेक होगा। तो अब आपके मन में डाउट ही है तो सर ऐसे कौन से पल आते होंगे जब मंत्रिपरिषद उन्हें सलाह नहीं दे पाती है? तो वही मैं आपको बता रहा था दोस्तों। ये देखिए, अब आ जाइए 272 सीट हो गई, जिसके पास हो गई तो वो तो बन ही जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई 272 नहीं ला पाया, है ना, कि मतलब कोई एक दल इतना नहीं ला पाया। अब अपने पास जितने दल थे उन सभी ने कुछ कुछ तो लेके आया, लेकिन कोई भी 272 नहीं लेकर के आया है। अब आता है राष्ट्रपति का स्वविवेक, क्योंकि देखिए अब तो मंत्रिपरिषद है ही नहीं ना, तो उनको सलाह कौन देगा? तो अब तो उन्हें पहले मंत्रिपरिषद पहले तो उनको बनाना पड़ेगी ना सरकार, तो वो सरकार बुलाने के लिए स्वविवेक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे बुलाया जा सकता है। दो रास्ते उनके पास। ये जो जितने भी लोगों ने पार्टियों ने जो सीटें हासिल की हैं, इनमें से जिसके पास सबसे ज्यादा होगी, 272 तो कोई ला ही नहीं पाया, तो अब दूसरा रास्ता उनके पास क्या बचा कि भैया इनमें से जो भी सबसे ज्यादा लाया होगा उसको बुलाएंगे और सरकार बनवा देंगे। एक बात। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर उन्हें इन सब में से ये जो ज्यादा वोट वाला है ये पसंद नहीं आया, मतलब लगा कि अच्छी पार्टी नहीं है, तो वो बाकियों को बुला करके गठबंधन बनवा सकते हैं। समझ गए ना, गठबंधन की सरकार बनवा सकते हैं। तो ये वो अपने स्वविवेक से करते हैं दोस्तों। तो यही वो पल है जब वो सिर्फ अपनी इच्छा से उस चीज को करते हैं, है ना। एक बार सरकार बन गई तो उनकी इच्छा खत्म हो जाती है, फिर सारा कुछ उन्हें जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना होता है। समझ पाए दोस्तों? तो यहाँ पर आपने अटॉर्नी जनरल सीखा। तो मैं आपको बताता हूँ 53 हमने देख लिया, 74 हमने देख लिया, 75 हमने देख लिया। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर देखा कि ये तो कौन पीएम किसे बनाते हैं और बहुमत दल किसे होता है, फिर कैसे कैसे स्वविवेक देखा, प्रसाद पर्यंत किसे कहते हैं, आर्टिकल 76 देखा, महान्यायवादी, उसको शपथ दिलाना, उसकी नियुक्ति करना और उसके प्रसाद पर्यंत तक काम करना, ये आप समझ चुके हैं। अभी हम बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद बनेगा, उसमें एक हेड होगा, तो मंत्रिपरिषद की बात कर दी गई 74 में, फिर उसका जो हेड है उसकी बात कर दी गई 75 में। तो भाई अभी तो बस पीएम की बात हुई ना, बाकी बंदे कहाँ चले गए? इतना बड़ा कैबिनेट होता है, रक्षा मंत्री, है ना, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब कहाँ चले गए? तो ये कहाँ आएंगे? तो भाई जैसे ही पीएम की नियुक्ति होगी तो पीएम की सलाह पर ही, ये देखिए अब आ जाइए उसी आर्टिकल में, अभी अपन 75 में ही है,
है ना। तो पीएम की सिफारिश पर ही, ये देखो लिखा हुआ है, पीएम की सिफारिश पे एक बार पीएम की नियुक्ति होगी तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ भी दिलाते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, कई बार आपको ये लगेगा कि क्या प्रधानमंत्री को नियुक्ति तो चलो राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री अपने लिए अलग से कोई शपथ खाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं खाते हैं अपने लिए। प्रधानमंत्री पद की कोई शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप? प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख नहीं दिया हुआ है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। तो फिर सर, फिर कैसे काम करता है? प्रधानमंत्री भी एक मंत्री हैं बाकी मंत्रियों की तरह, है ना। बस क्योंकि उनका दल बहुमत में था तो उस दल ने अपने इस नेता को, जैसे कि मोदी जी को, है ना, उनके बीजेपी ने अपना लीडर चुन लिया है, बस बात इतनी, बाकी ये सब एक बराबर है। समझ पा रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये हुआ कि सबके सब मंत्री पद की जो है शपथ लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मंत्री पद की शपथ ले ली, अब इनमें से एक को हमने प्रधानमंत्री चुना तो फिर प्रधानमंत्री पद की अलग शपथ होगी। इनमें से हमने एक को रक्षा मंत्री चुना कि भाई आपके पास रक्षा विभाग रहेगा, तो मालूम चल रहा है कि वो रक्षा विभाग की अलग शपथ खा रहा है। एक वित्त मंत्री तो वित्त विभाग की अलग शपथ खा रहा है ना। एक गृह मंत्री तो अलग तरीके से शपथ खा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब के सब मंत्री बन के एक शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद फिर ये जिस भी, है ना, फिर इनमें कोई पीएम बनता है, कोई इसमें विदेश मंत्री बनता है, कोई रक्षा मंत्री बनता है, कोई वित्त मंत्री बनता है। आप समझ पा रहे हो दोस्तों? मतलब इनके अलग से विभाग की और पीएम पद की कोई शपथ नहीं होती है, ये लोग सिर्फ एक मंत्री की तरफ शपथ लेते हैं। ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों, बढ़िया। अच्छा, अब देखिए, मैं बात कर रहा था आपसे, तो पीएम की नियुक्ति हो गई, हमने देख लिया कि भैया इनकी कोई शपथ का नहीं है, नॉर्मल मंत्रियों की तरह ही शपथ लेते हैं, है ना। ये राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, लेकिन मंत्री के रूप में दिलाते हैं, ऐसा कोई पीएम के रूप में कोई शपथ नहीं होती है। अब पीएम का विशेष अधिकार क्या है कि वो किसे मंत्री बनाना चाहता है, ये सारे अधिकार पीएम के पास होते हैं। ध्यान सुन लीजिए, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति ने एक बार कर दी तो पीएम की सिफारिश पर बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, और वो किसे अपने कैबिनेट में मंत्री बनाना चाहते हैं, किसे कौन सा विभाग देना चाहते हैं, ये सारे अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, वो चुनते हैं किसे मुझे रक्षा मंत्री बनाना है, किसे मुझे पर्यावरण मंत्री बनाना है, और जितने भी विभाग हैं किसे देना है, वो सब इनका काम होता है। ठीक है ना। और मैंने ये बता दिया, मंत्री केवल पद की शपथ लेते हैं, आपको मालूम ही है, विभाग की शपथ नहीं लेते, ना कि विभाग के, देखो लिखा भी हुआ है ना। समझ गया? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आते हैं कि भाई चलो विभाग दे दिया, बट गया, तो मतलब विभाग बांटने का काम हो गया अपने प्रधानमंत्री साहब का आर्टिकल 75 के तहत। आर्टिकल 77 देखिए जरा, ये बड़ा प्यारा सा भैया, ये क्या करता है कि जैसे विभाग देने का काम तो किसका हो गया है? प्रधानमंत्री का। तो राष्ट्रपति का कोई काम है क्या? राष्ट्रपति का काम ये है कि उस विभाग का जो कार्य है ना, मतलब कार्य जो रहेगा उस विभाग का, कार्य आवंटन का जो नियम रहेगा, कार्य आवंटन, विभाग के कार्य आवंटन का नियम ये राष्ट्रपति जो है बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? विभाग देने का काम किसका हो गया? विभाग का कार्य देने का काम है अपने प्रधानमंत्री जी का, लेकिन विभाग के कार्य के आवंटन के नियम, भाई कार्य करने के कोई नियम भी होते हैं ना, कि ऐसे ऐसे कार्य करोगे, ये नियम होंगे, तो ये सारे नियम कौन बनाएंगे? ये नियम कौन बनाते हैं? ये राष्ट्रपति बनाते हैं। विभाग बस दे देते हैं पीएम मोदी, है ना, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री साहब, है ना। तो लेकिन उनके कार्य के क्या कहना चाहिए, विभागों के कार्य के आवंटन के नियम कौन बनाएगा? ये बनाते हैं राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है कि नियम जब आ जाए तो वो राष्ट्रपति के लिए, और सिर्फ जब विभाग का कार्य देना हो तो वो प्रधानमंत्री के लिए है। तो जब कार्य आवंटन के नियम की बात होगी तो आर्टिकल 77 मार्क कर देना, और जब बोला जाए कि विभाग बंटवारा किया जाता है तो आर्टिकल 75 मार्क कर देना। ठीक है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का काम होता है, लेकिन कार्य आवंटन का नियम ये राष्ट्रपति का काम होता है। इसके अलावा दोस्तों और क्या है 77 में? देखिए 77 में संघ सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं कोई भी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होते, सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। समझ गए? सर्वोच्च पद यही है, इन्हीं की तो मंत्री परिषद है ना, ये आपको ये ध्यान रखना, इनकी मंत्री परिषद है वो। बस बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब एक और आर्टिकल बचा अपना, आर्टिकल 78 देख लीजिए उसको भी। आर्टिकल 78 दोस्तों बहुत इजी सा है, इसमें आप इतना ध्यान रख लो कि इसमें राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद से या पीएम से कहना चाहिए जो है जानकारियां प्राप्त करते हैं। जानकारी के देश में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी, जैसे शासन व्यवस्था कैसी चल रही है उसकी जानकारी प्राप्त करना, है ना भाई। विधि निर्माण जो आप कानून वानून बना रहे हो उसके संदर्भ में क्या चल रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करना, है ना। और आप ये देखिए ध्यान से, पीएम का संवैधानिक कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराया जाए। ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पर कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो कहीं ना कहीं तो राष्ट्रपति थोड़े से पावरफुल हैं, है ना, तो ये थोड़े से ही हैं,
तो बस उन्हें सूचनाएं देनी होती हैं, ध्यान रखिए। ये नहीं कि राष्ट्रपति जो है वो कुछ बोल देंगे कि नहीं अब आप ये कार्य नहीं करेंगे, बस सूचनाएं मांगी, हाँ भैया सूचना दे दो मुझे प्लीज़, तो भाई मोदी साहब बोलेंगे हाँ ये लीजिए सूचना, दिक्कत कोई दिक्कत, ठीक सब बढ़िया, हाँ तो बोल देंगे सब बढ़िया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। समझ गए दोस्तों, ये एक चीज़ थी। अब अगली चीज़ ये है कि किसी भी विषय पर मंत्रिपरिषद पर चर्चा कराने के लिए वो उसे बुला सकते हैं ना, राष्ट्रपति चाहें तो पीएम को ये कह सकते हैं कि भैया ये एक विषय है, इस पर अपनी मंत्रिपरिषद में जा करके चर्चा कर देंगे, फिर बस चर्चा करेंगे ना, उसका निष्कर्ष और उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज इससे भी कोई लेना देना नहीं होगा फिर, है ना, जो चर्चा कर दी फिर वही फाइनल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी आसान भाषा में जानकारी लेना हो तो आर्टिकल 78, ठीक, और मैंने कहा आपसे कि किसके नाम पर सरकार के कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के, तो ये 77 में लिखा हुआ है, ठीक। और फिर मैंने आपसे क्या कहा भैया कि सिफारिशें पर ही पीएम मोदी करते हैं, तो ये 75 में लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, तो आपने 76 तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें महान्यायवादी लिखा है, अटॉर्नी जनरल है, इसको शपथ दिलाने का है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करेगा, मतलब जब तक वो चाहेंगे, और प्रसाद पर्यंत अब आपको शायद समझ में आ चुका है, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इनको हटा दिया जाएगा यहाँ से। क्लियर है दोस्तों, है ना। और फिर ये देखिए, ये भी अब और क्या बचा भाई, हमने देखा कि महान्यायवादी को नियुक्त कर दिया, इसके अलावा कैग को भी तो करते हैं। कैग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, है ना। अब देखिए दोस्तों, महान्यायवादी में और इसमें अंतर क्या है। महान्यायवादी ये जो हमारा अटॉर्नी जनरल था, है ना, 76 आर्टिकल के तहत ये नियुक्त हो रहे थे, शपथ हो रहे थे, इनकी शपथ भी राष्ट्रपति करा रहे थे, इनको नियुक्त भी वही कर रहे थे, और ये प्रसाद पर्यंत तक काम करेंगे, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब। क्या कैग के साथ भी ऐसा ही है, यानी महालेखा परीक्षक के साथ भी, है ना। नहीं, देखिए इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, शपथ भी इनको राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य नहीं करते हैं। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है एक अटॉर्नी जनरल में और कैग में। देखिए दोनों की नियुक्ति वही है, दोनों की शपथ वही है, लेकिन एक प्रसाद पर्यंत तक है और जो कि महान्यायवादी है, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो प्रसाद पर्यंत नहीं है। तो फिर ये कैसे हटता है, ये बिल्कुल वैसे ही हटता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जज हटाया जाता है, ठीक है। हालांकि जब मैं कैग पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा उसमें कि किस तरह की पूरी विधि होती है, बस अभी मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, ऐसे में याद करने में आसानी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। एक ये तो बात हो गई। अगली चीज़ आपने देखा होगा, राज्यपाल, इनकी भी तो नियुक्ति यही करते हैं, समझ पा रहे दोस्तों, है ना, इनकी नियुक्ति यही करते हैं। और राज्यपाल की, और याद रखिए इनकी शपथ नहीं होती भैया, है ना। ये देखिए इन तीनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्टन एंड ऑडिटर जनरल, है ना, और एक यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं राज्यपाल आपके, है ना, गवर्नर, ठीक है दोस्तों। अब आप देख लीजिए दोनों में अंतर क्या है। इनको भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति देंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति देंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति देंगे। अटॉर्नी जनरल में यहाँ पर शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे, कैग को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे, लेकिन राज्यपाल को शपथ नहीं दिलवाई जाती है, ये बात ध्यान रखिए। समझ पा रही है आपको, है ना। ये दो बातें हो गई। तीसरी मैंने आपसे कही कि भैया हटाने की बात, तो अटॉर्नी जनरल भी प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, है ना, और गवर्नर भी, ये जो है ना, ये गवर्नर, ये भी प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, लेकिन कैग प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं। इन्हें हटाना हो तो संसद हटाएगी, वो भी उस तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है। आप देख रहे हो क्या अंतर है, क्या नहीं है ना दोस्तों। ये एक चीज़ थी। आइए फटाफट से, है ना, ये आपने देख लिया, रिवीजन कर लेते हैं आज के आर्टिकल्स का। तो हमने देखा आर्टिकल 53, जिसमें कहा गया कि जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो सारी प्रेसिडेंट के पास होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मंत्रिपरिषद के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने देखा कि मंत्रिपरिषद के सहयोग की जरूरत है तो मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। तो हमने देखा कि भैया सहायता के लिए मंत्रिपरिषद है और इसका हेड एक, और यहाँ पर देख रहा है हमें कि पीएम की नियुक्ति कर दी जाएगी और पीएम की सलाह पर ही बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ये बस क्लियर होगी दोस्तों। फिर हमने देखा भैया आर्टिकल 77, है ना, आर्टिकल 77 ये कहता है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। आपने देख ही लिया था, है ना, मैंने आपको बताया। आर्टिकल 78 में जानकारियाँ वो मांग सकते हैं कि भाई व्यवस्थापिका क्या नियम बना रहे हो, ये सारी चीज़ें। और 76 में आपने देखा महान्यायवादी हैं, इनकी नियुक्ति वो करते हैं, शपथ दिलाते हैं, ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं और वो भी प्रसाद पर्यंत होते हैं, लेकिन राज्यपाल शपथ नहीं लेते हैं। वहीं पर जो कैग हैं, है ना, कैग की भैया नियुक्ति भी यही करेंगे, शपथ भी दिलाएंगे, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत तरह के डिफरेंस है। तो दोस्तों होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में इनकी अगली शक्ति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।